हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी मैं इस चैप्टर से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आगे की बात करते हैं जहाँ तक हमने कर चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी हम डेल्टा एंड एटॉमिक थ्योरी कर चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ एटम भी हो चुका है हमारा प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रॉन तक की हमने बात कर ली थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। देखिए, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये भी सेम उसी तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह ही हुआ था जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हुई थी। तो जस्ट अपोजिट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई है। तो देखो, उन्होंने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। और पहले क्या हुआ था, जैसे इलेक्ट्रॉन में जो रेज आ रही थी हमारी कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है, जो रेज हमारी आ रही है एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। एनोड से बेटा कैथोड की ओर जा रही है। और ये एनोड से जा रही हैं, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इनका नाम रखा था कैनाल रेज। कैनाल रेज, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज से नेगेटिवली चार्ज की तरफ जा रही है। और जो इलेक्ट्रॉन में था, क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें क्या था, जो रेज थी हमारी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही थी। तो सेम प्रोसेस है, बस जस्ट अपोजिट है और कुछ नहीं है। उन्होंने यहाँ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर जेड की स्क्रीन लगी थी, इसमें यहाँ पर स्क्रीन लगा दी। तो जैसे ही रेज गई इस तरफ तो वो ग्लो करने लग गया रेज के रिफ्लेक्शन से। तो ये यहाँ पर ग्लो करने लगा। तो सेम जेड ठीक है, ये ग्लो करने लगा। तो इनका नाम कैनाल रेज रखा गया था। तो अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन में पता करने के लिए उन्होंने एक फ़ैन लगाया था। इलेक्ट्रॉन में ये पता करने के लिए कि जो रेज आ रही हैं क्या ये अपने साथ भी पार्टिकल लेके जा रही हैं। तो क्या करता बेटा, उन्होंने क्या करता, बीच में एक फ़ैन लगा रख दिया था डिस्चार्ज ट्यूब की। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी यही करा गया कि क्या ये जो हमारी कैनाल रेज जो जा रही है, रेज जा रही है, क्या ये भी अपने साथ कोई पार्टिकल लेके जा रही हैं। तो उन्होंने क्या करा, सेम उसी प्रोसेस की तरह बीच में एक फ़ैन रख दिया और फैन हमारा क्या बेटा मूव होने लग गया। तो जिस तरीके से हमारी बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी, तो इस पे जो इसका जो मास है 1.67 10⁻27 kg है, जो कि इलेक्ट्रॉन के वेट से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इट्स कैरी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज था तो उसमें नेगेटिव आया था। आप देख सकते हैं प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 इसका वेट हो गया। और जो चार्ज जो कैरी करता है ये पॉजिटिव का प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19 ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और न्यूट्रल पे सब जानते हैं कोई भी चार्ज नहीं होता है। चलिए, तो ये कुछ कुछ इसके बारे में लिखा हुआ बेटा, कैनाल्स रे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप देख सकते हैं इसमें लिखी हुई है। क्या बेटा, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाई the modify cathode rays tube led to the discovery of canal rays carrying positively charged particle। ठीक है, तो जो उन्होंने बेटा मॉडिफाई करा था डिस्चार्ज ट्यूब में, मॉडिफाई करने के बाद जो हमारी क्या प्राप्त हुई थी बेटा, कैनाल रेज, जो कि हमारी क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है ना। तो जैसे हमें पता चला था कि जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब जो कैथोड रे जिसमें से निकल रही है हमारी, तो वो नेगेटिवली चार्ज है। कैसे पता करा था उन्होंने, क्या करा था कि दोनों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी थी डिस्चार्ज ट्यूब की। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करा था कि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी थी। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये नेगेटिव की तरफ भागने लगे थे। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस इसमें देखो फर्स्ट है, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचुरल गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है, द चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फॉर्म विच दिस ऑरिजिनेट। थर्ड है, some of the charged particles carry a multiples of the fundamental unit of electric charge। and next है, the smallest and the lightest positive ion was obtained from the हाइड्रोजन गैस was called proton। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा हमारा एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और
प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो आप सब जानते हो ये, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। तो क्या ऐसा होता है कि जो एटम्स होता है कि एटम्स पे भी कोई चार्ज होता है? क्योंकि बेसिकली ये जो सब पार्टिकल्स हैं किसके, एटम्स के सब पार्टिकल्स हैं। तो जब इनके ऊपर चार्ज है तो क्या एटम्स में भी कोई चार्ज होता है? होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, एटम्स में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, एटम्स बिल्कुल न्यूट्रल होता है, एटम्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, उन्होंने क्या बताया था एटम्स की शेप्स क्या होती है। तो उन्होंने कहा था जो एटम्स होते हैं हमारे, हाँ, एक वाटरमेलन की तरह उनकी शेप्स होती है। जो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर वाटरमेलन के ऊपर ही बता दिया था कि जो ये वाटरमेलन है इसका जो बाहर का हिस्सा ये पूरा एक एटम है, समझ सपोज कर लीजिए वो एटम्स है, और इसके अंदर जो इसके जो बीज हैं वो एक इलेक्ट्रॉन है, और जो बाकी जो गूदा है वो उसका क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है। तो ये उन्होंने बताया था। तो बाकी इन्होंने ऐसा कुछ इसके बारे में और नहीं बताया था, बट उन्होंने एक तरबूज की शेप में उन्होंने एक शेप दे दी थी इसको, लेकिन जो बाकी आगे जाके बिल्कुल गलत साबित हुई थी। तो इसको और अच्छे तरीके से जो बताया था वो हमारे रदरफोर्ड ने बताया था, उसको भी हम देखेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, क्या कहते हैं, कंक्लूजन हमारा क्या निकल गया जे थॉमसन के उससे एटॉमिक मॉडल से, एटम इज अ स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसे मैंने आपको बताया था जो एटम्स होते हैं उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड फिक्स इन एटम्स, उन्होंने क्या बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं एटम्स के अंदर, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो इसी ये जो हमारा जो जे थॉमसन का जो ये ड्रॉबैक रहा एटॉमिक मॉडल के ऊपर, ठीक है ना, इनका क्या बेटा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो भैया ऑक्सीलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और ये बता रहे हैं फिक्स होते हैं। जैसे कि तरबूज में आपने देखा होगा कि जैसे जो बीज होते हैं फिक्स रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो ये उसी बेस पे उन्होंने इसको बताया, जबकि ऐसा तो है नहीं। आप सब जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूविंग पार्टिकल्स है और कंटिन्यूसली बहुत स्पीड से मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के सराउंड में। फिर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज स्प्रेडेड ऑल ओवर द एटम। देखिए, जबकि होता क्या है जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, बिल्कुल न्यूक्लियस में रहता है, स्प्रेड तो होता ही नहीं है वो। तो ये सब उसके क्या बेटा जे थॉमसन के ड्रॉबैक हैं, जिसके कारण जो उनकी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। लिमिटेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स वाज नॉट डिस्कस। ठीक है, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स की वो डिस्कस नहीं करी थी। इलेक्ट्रॉन वर फिक्स्ड, ये उनकी जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी वाज स्प्रेडेड ऑल ओवर दी एटम्स। ये जो कंक्लूजन निकल के आया था उनकी थ्योरी से, तो कंक्लूजन में जो जो ड्रॉबैक्स थे मैंने बता दी, फिर लिमिटेशन थे जो जो ये भी एक तरीके से ड्रॉबैक ही है, ठीक है ना। क्योंकि देखो उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज बॉडी वाज स्प्रेडेड ऑल ओवर द एटम, जो कि आप सब जानते हो ऐसा है नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से जो जे थॉमसन की जो थ्योरी थी वो सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉडल आता है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था कि एटम्स के बारे में, एटम्स हमारे क्या होते हैं। जो इन्होंने जो बताया वो एक फाइनल एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का एटम्स को लेकर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। जे थॉमसन इन 1819 प्रपोज दैट एन एटम्स पोजेस अ स्फेरिकल शेप्स, जिसकी रेडियस उन्होंने बताई थी अप्रॉक्सीमेटली 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ये बेटा पावर में है, ठीक है ना, ये 10 टू की पावर माइनस के 10 है, इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर लेना। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इन सच अ मैनर as to give the most stable electrostatics arrangement. Many different names are given to this model. वाटरमेलन एक तरीके से ये हो गया नाम, ठीक है ना, जिस मॉडल को नाम देता है, जिस मॉडल का नाम है। चलिए कंक्लूजन इन्विटेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब आते हैं बेटा रदरफोर्ड पे। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या करा, रदरफोर्ड ने क्या करा मैं आपको एक बार प्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक स्टोरी के रूप में। उन्होंने क्या करा, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिया रदरफोर्ड ने। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हैं, और जब भी इसको मतलब एक तरीके से ऑन करेंगे तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही स्पीड से, ठीक है। फिर उन्होंने एक लेड प्लेट ली, लेड प्लेट में एक होल कर दिया और चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, ठीक है ना, चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। बीच में उन्होंने क्या कर दिया, एक मेटल रख दिया जो गोल्ड का है, गोल्ड फॉइल, बहुत पतली मेटल रख दी, ठीक है ना। और सब जानते हैं नोटेड जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल अब नोट कर लीजिए, अल्फा इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बीटा इज अ नेगेटिवली चार्ज एंड गामा इज अ न्यूट्रल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं रदरफोर्ड,
A stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil thickness, जो बहुत पतली है ये गोल्ड की फॉइल, मतलब 100 नैनोमीटर की, बहुत ही पतली है ऑफ गोल्ड मैटर। द थिन गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फेट, जो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है जेडएनएस की तरीके से हम कह सकते हैं, इस पर जेडएनएस की कोटिंग हो रखी है, ठीक है ना। जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, जब मतलब जब भी इस पर अल्फा पार्टिकल्स पड़ेंगे तो मतलब चमकेगा वहाँ पर, जहाँ भी अल्फा पार्टिकल्स पड़ेंगे वहाँ पे एक तरीके से, जैसा आप देख सकते हो ना, ये चमक टाइप सी हो रही है, ठीक है ना, ताकि ये पता लग जाए कि हाँ यहाँ पर जो है अल्फा पार्टिकल्स पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है। तो फिर देखो फर्दर उन्होंने स्टार्ट क्या करा कि जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्टार्ट करा, क्योंकि देखो उन्होंने क्या कहा था, अब मैं थोड़ा सा पीछे से लेके आता हूँ आपको। उन्होंने जे थॉमसन ने क्या कहा था कि जो हमारा एटम्स है उसमें इलेक्ट्रॉन फिक्स है, हमारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है, फिक्स है। मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, कि जो यहाँ पर ड्रॉबैक उनका क्लियर हुआ, और प्रोटॉन हमारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है ये भी मेरे पॉजिटिवली चार्ज है। अब होगा क्या, आप खुद से सोचिए, खुद से ज्यूम करिए कि जैसे ही सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पे पड़ेंगे, जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलकर इस गोल्ड फॉइल पे जाएंगे, तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन थ्योरी क्या होगा इसके अंदर कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को भगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसमें पॉजिटिव है बहुत सारे चार्ज, नेगेटिव भी हैं, और पॉजिटिव के सराउंडेड है चारों तरफ। तो क्या होगा, जैसे ही होना क्या चाहिए, यही तो होना चाहिए, जैसे कि अल्फा सोर्स, जैसे कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जैसे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे वो क्या करेंगे, वापस लौट के आ जाएंगे, यही तो होगा भाई, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में टकराएंगे वो एक दूसरे से लौट कर आ जाएंगे, यही तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जस्ट इसके अपोजिट हुआ। हुआ क्या, उन्होंने ये देखा जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसमें से निकले तो उन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम जो उनके अल्फा पार्टिकल्स थे वो उस गोल्ड फॉइल में से पार हो गए, उस गोल्ड फॉइल में से पार हो गए, जबकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो उससे एक चीज बात क्लियर होगी, जो एटम्स होते हैं उसमें बहुत सारे स्पेस, मतलब उसमें क्या है, बहुत से ब्लैंक स्पेस होते हैं, मतलब अंदर से क्या होता है, एक तरीके से खाली होता है एटम्स, ठीक है। तो बात ये क्लियर हो गई कि एटम्स के अंदर ब्लैंक स्पेस होता है, क्योंकि उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स थे मैक्सिमम उसके बाहर होके इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे पड़ रहे थे। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर उन्हें एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से निकलने के बाद क्या फैल रहे हैं, एक सीधी लाइन में ना जाकर फैल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इस तरीके से फैल रहे हैं। तो उन्होंने इसको इस तरीके से देखा कि इसमें जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जो क्या कर रोटेट करने की वजह से क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, हमारे फैल रहे हैं, वो उसको अपनी डायरेक्शन में लेता है। क्योंकि अगर देखो अल्फा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक जगह फिक्स होते तो क्या हो जाता, अट्रैक्शन एक ही जगह पे होता और एक ही जगह पे क्या होता, बम्बार्ड होता अल्फा पार्टिकल। लेकिन क्या, लेकिन हो क्या रहा है, एक अल्फा पार्टिकल, एक नेगेटिव पार्टिकल इधर है तो इस डायरेक्शन में आ गई अल्फा पार्टिकल, इस डायरेक्शन में जैसे ही वो पहुंचा तो इस डायरेक्शन। तो ये हुआ अंदाजा लगा कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम्स के अंदर क्या है, मूव कर रहा है, बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। फिर एक चीज उन्होंने और ऑब्जर्व करी थी, दो चीज यहां से क्लियर हुई, एक तो ये कि एटम के अंदर ब्लैंक स्पेस है, एंड सेकंड थिंग ये कि जो अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एटम्स के अंदर वो क्या है, मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दो बात क्लियर होगी। फिर जो नेक्स्ट जो आगे ऑब्जर्वेशन मिली उनको क्या मिला कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल एक जगह पड़ रहे हैं तो उस जगह से क्या है, अल्फा पार्टिकल वापस लौट के आ रहे हैं 90 डिग्री की, 180 डिग्री की डायरेक्शन से। तो ये बात क्लियर हो गई एक चीज और कि जो प्रोटॉन है उस गोल्ड फॉइल में, जो प्रोटॉन है यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस दिया, बिल्कुल सेंटर में, न्यूक्लियस में है। वो क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकलों को वापस भेज रहा है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकलों को वापस भेज रहा है। तो ये रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बहुत सक्सेस एक्सपेरिमेंट था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर, ठीक है ना, एटम्स के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो फिर इसी वजह से क्या जे थॉमसन का जो मॉडल था वो कंप्लीटली फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो करा नहीं था। उन्होंने क्या करा, एक तरबूज को देखा, उससे एक अनुमान ला के सामने ऑब्जर्वेशन बता दी अपनी, रख दी कि भैया ये होता है एटम, इसमें ये जो बीज हैं
ये समझ लीजिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो उसका गूदा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पूरा ये हमारा एटम है, और एटम हमारा न्यूट्रल है। उन्होंने ये बात क्लियर करके दे दी केवल एक तरबूज को देख के। बट लेकिन जो रदरफोर्ड है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, और जो वाकई आगे जाके बहुत सक्सेस साबित हुई। ठीक है ना। चलिए, और कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आया फिर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, आप उनको अपने फेयर में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन निकल के आया ये बेटा, यस एटम्स इज स्फेरिकल शेप, मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ एटम्स एम्प्टी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स बट मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है ना, तो ये, और पॉजिटिवली प्रोटॉन आर प्रेजेंट ओनली इन वेरी स्मॉल स्पेस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मैं जैसे आपको बताया था कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स पड़ रहे हैं न्यूक्लियस पे सेंटर में, वो वहां से 180 के एंगल से लौट के आ रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि अल्फा भी मेरा पॉजिटिव है, और न्यूक्लियर में प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, वो क्या मेरा पॉजिटिव है। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये इस वजह से हो रहा था। चलिए, फिर उन्होंने एक चीज बता दी, जो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स का साइज है लगभग 10 टू की पावर -10, एंड न्यूक्लियस तो और भी ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो बिल्कुल सेंटर में होता है ना। जब एटम जितना है उससे और भी छोटा मेरा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। 10 टू की पावर -15 उसका साइज है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ये कंक्लूजन होगा। फिर इसकी लिमिटेशंस भी है जो कुछ थी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स नॉट डिस्कस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिस्कस, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है वो डिस्कस नहीं करी थी इन्होंने। स्टेबिलिटी ऑफ एटम नॉट डिस्कस। ठीक है ना। चलिए, अब आगे कुछ ये चीजें हैं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। क्या है, देखो सब जानते हैं टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 92 हमारे मेटल्स होते हैं और 22 हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, और रेस्ट जो हमारे होते हैं बेटा सेमी मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये टोटल जो एलिमेंट्स हैं उनका है ये। ठीक है ना, जिसमें से कितने हमारे मेटल्स हैं, कितने मेरे नॉन मेटल्स हैं, वही सारी चीज़ है। फिर जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी एटॉमिक्स नंबर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर को बेटा हम जेड से डिनोट करते हैं। क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट, यानी कि जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में किसी भी एटम के, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात यहाँ से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो ये बात स्पष्ट है कि सोडियम के पास 11 ही प्रोटॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। हाँ, और एक चीज और है कि जो भी हमारा एटम्स है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे प्रेजेंट होंगे, और वो भी हमारे क्या उसके बराबर ही क्या होगा बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रोटेटेड या मूविंग इन इज ऑर्बिटल, यानी कि एटम्स के ऑर्बिटल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, दैट इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक। ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है, यानी किसी भी एटॉमिक नंबर का जो मास होता है, किसी भी एलिमेंट्स का जो मास होता है वो इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि मास इज इक्वल टू दी, ये बिल्कुल चीजें मतलब ये जो फिक्स वैल्यू आपको यहां से नहीं मिलेगी, इसलिए ये सक्सेस नहीं हुई जो है। तो लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे काम आ जाता है हमारे। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जेड प्लस एन, जिससे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो किसी भी एटम से। चलिए, ठीक है ना। तो बात आई होप आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। टोटल नंबर ऑफ एटम एटॉमिक नंबर ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो, ये नई चीज़ नहीं है, 10th और 9th में आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना। चलिए, फिर आता है देखो आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटॉन्स। आइसोटॉप्स एंड आइसोबार कोई नई चीज़ नहीं है, आपने 10th में पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी होगी ये। आइसोटॉन्स मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए नया होगा ये टॉपिक ऐसा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, आप समझ जाओगे, मैं आपको समझाऊंगा इजीली वे में। ठीक है, तो जो आइसोटॉप्स हमारे क्या होते हैं, आप सब जानते हैं कि जो जिसके एटॉमिक्स नंबर मेरे क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि बेटा सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, जिनका बेटा एटॉमिक मास क्या होता है
डिफरेंट होता है उनको हम बेटा क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल दे सकते हैं हाइड्रोजन, नॉर्मल है हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 1 होता है, मास भी 1 होता है, ठीक है ना। जो ड्यूटेरियम होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 2 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर हमारा सेम होता है। और ट्रिटेनियम होता है उसका मास 3 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर ही मेरा 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आइसोटॉप्स का एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए, 1H1 और 1H2 और 1H3। तो ये बेटा टिटेनियम हाइड्रोजन हो गया, ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन हो गया और ये नॉर्मल हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर आते हैं बेटा आइसोबार पे। तो आइसोबार भी जस्ट इसका अपोजिट है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास हमारा आइसोटॉप्स हो गया। आइसोबार्स क्या हो जाएगा, सेम एटॉमिक मास, सेम बेटा एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बेटा आइसोबार है। एग्जांपल आप दे सकते हो, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इन सभी का एटॉमिक मास क्या है बेटा 40 40 40, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है इसका 18 है, 19 है, 20 है। तो एटॉमिक, आप एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो देखो नीचे लिखा होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा हमेशा नीचे की तरफ लिखा होगा, जैसे 18 लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसका एटॉमिक मास है जो हमेशा ऊपर की तरफ लिखा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एटॉमिक क्या कहते हैं, इनका एटॉमिक नंबर देखिए 18 और 19 और 20, ये तीनों आपस में क्या बेटा एक तरीके डिफरेंट है, पर एटॉमिक मास इनके क्या है सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। फिर आता है आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स में क्या होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसके भी इक्वल होते हैं वो सारे हमारे आइसोटॉन कैटेगरी में आते हैं। आप देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सबके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 8 है। कैसे हैं देखो, आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, ए इज इक्वल टू क्या होता है Z प्लस के N, ठीक है। ए क्या आपका एटॉमिक मास, Z क्या आपका एटॉमिक नंबर, आप देख सकते हो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक मास कितना है 16 और एटॉमिक नंबर कितना है 8 प्लस में n। जब 8 इधर जाएगा तो 16 में से लेस होगा तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 8 आ गया। यानी ऑक्सीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बेटा 8 है, n मेरा न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। z मेरा क्या एटॉमिक नंबर है, a मेरा कितना है मास है। चलिए यही बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन की। तो सेम ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 15, नंबर 7 प्लस में n, क्यों मुझे n निकालना तो उसको उठा के इधर ले आऊं तो 15 माइनस 7 8, यानी कि 8 आ गया। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में कितना बेटा सेम है। आप कार्बन का भी देख सकते हो, तो कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा आपका 8 ही आएगा। तो ऐसे जो कैटेगरीज में जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं एलिमेंट्स, वो सारे हमारे आइसोटॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक्स पे आते हैं बेटा। चलिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करता हूँ। आई होप जब तक मैं आपसे कहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको सब पढ़कर आइएगा, ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए। वेव नेचर यानी वेव का नेचर हमारा कैसा होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारी वेव होती है उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में जब लेके आऊंगा तो आप इसको थोड़ा सा पढ़कर आइएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, और आपको अगर वीडियो समझ में आया है तो आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, और जो लोग जेई नीट की प्रिपरेशन भी कर रही है उनके भी काम का वीडियो है, ठीक है। और चलिए इतना ही बहुत है, चलिए बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोग के लिए जल्दी। ओके, थैंक यू बच्चों।